अपने हैं लहरें। भारत के आदिवासी समुदायों की संस्कृति में देखें ना, तो कई बहुत प्राचीन, बहुत गहरे उत्सव मिलते हैं। मतलब प्रकृति और समुदाय से जुड़े हुए। इन्हीं में से एक है करम उत्सव, जिसकी जड़ें काफी गहरी लगती हैं। तो आज हम इसी करम उत्सव को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। ये खास तौर पे झारखंड और आसपास के राज्यों के आदिवासी समुदायों के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास इसके लिए जानकारी है एक दस्तावेज से, करम फेस्टिवल पीडीएफ नाम का। हमारा मकसद बस ये है कि इस त्योहार का क्या महत्व है, क्या रस्में हैं और इससे जुड़ी एक कहानी भी है जो सुनने में काफ़ी रोचक है, उसको समझें, ताकि भारत की जो ये समृद्ध आदिवासी विरासत है उसकी थोड़ी झलक मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये करम उत्सव आखिर है क्या। मतलब सिर्फ एक त्योहार है या उससे कुछ ज़्यादा है। जैसा कि जानकारी में लिखा है, ये एक बहुत पुराना प्राचीन फसल उत्सव है। और ये सिर्फ एक राज्य में नहीं है। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम और यहाँ तक कि बांग्लादेश में भी कई जगह है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ फसल से जुड़ा नहीं है, ये बात इसे और गहरा बनाती है। ये असल में प्रकृति की पूजा है। ये समुदायों को एक साथ लाता है, जोड़ता है, और उनकी जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक पहचान है उसका एक जीता जागता प्रतीक है ये। मूल रूप से तो इसमें करम देवता की पूजा होती है, जिन्हें शक्ति का, यौवन का, मतलब युवाओं का देवता माना जाता है। तो एक तरह से जीवन शक्ति का भी उत्सव है ये। अच्छा, और इसका एक तय समय भी है ना? ये भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है। मतलब भादो यानी बरसात के बाद वाला महीना, और शुक्ल पक्ष मतलब चांद जब बढ़ रहा होता है, उसकी 11 को। हाँ बिल्कुल, भादो शुक्ल एकादशी। ठीक है। अच्छा, अब इसकी रस्मों पर आते हैं, रिवाजों पर। दस्तावेज कहता है कि इसमें 3 चीजें खास हैं: नाचना, गाना और जो रस्में होती हैं, अनुष्ठान। मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगी कि कैसे गांव के जो युवा हैं वो एक ग्रुप बनाकर जंगल जाते हैं और वहां से करम पेड़ की लकड़ी, फल, फूल ये सब लाते हैं पूजा के लिए। बिल्कुल। और ये सिर्फ सामान लाना नहीं है, ये अपने आप में बहुत ज़रूरी सामाजिक सांस्कृतिक एक्टिविटी है। इस दौरान जो वो साथ में गाते हैं, नाचते हैं, वो असल में पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा को, ज्ञान को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। ये युवाओं को सीधा उनकी जड़ों से, प्रकृति से जोड़ता है। झारखंड के आदिवासी इलाकों में तो ये युवाओं का एक बहुत ही वाइब्रेंट, जीवंत महोत्सव माना जाता है, जो कम्युनिटी बॉन्डिंग को मजबूत करता है। इस जानकारी में ये भी लिखा है कि करम पर्व के कई अलग अलग रूप भी हैं, जैसे जितिया करम, दसई करम, ऐसे कुछ नाम हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से भादो एकादशी को होता है उसे राजी करम कहते हैं। हाँ, ये सही है। अलग अलग समुदाय या अलग अलग मौक़ों पर थोड़े फर्क हो सकते हैं, लेकिन राजी करम ही सबसे ज़्यादा फैला हुआ और मुख्य माना जाता है। और इसी समय एक और चीज़ होती है, वो भी बड़ी दिलचस्प है, जावा उत्सव। ये खास तौर पर जो अविवाहित आदिवासी लड़कियां हैं वो मनाती हैं। इसके अपने अलग गीत हैं, अपना अलग नाच है। मतलब करम की भावना से जुड़ा है, पर अपनी एक पहचान भी है। अच्छा, और जहाँ तक मुझे समझ आया, ये जावा उत्सव का एक खास मकसद भी है। शायद अच्छी शादीशुदा जिंदगी या खुशहाल घर परिवार की कामना, कुछ ऐसा। हाँ बिल्कुल सही समझा आपने। और इसकी रस्म भी बहुत सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक। इसमें लड़कियां क्या करती हैं, छोटी छोटी टोकरियों में बीज अंकुरित करती हैं। इन्हें जावा कहते हैं। उन्हें उगाती हैं, सजाती हैं, और एक और रोचक बात, वो करम देवता को हरे खरबूजे चढ़ाती हैं, जिन्हें पुत्र का प्रतीक माना जाता है। तो ये दिखाता है कि कैसे ये उत्सव इंसान की जो बुनियादी इच्छाएं हैं, अच्छी फसल मतलब अनाज और संतान की कामना, उनसे जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए एक उम्मीद जगाने का, प्रार्थना करने का तरीका है। और इस दौरान पूरे इलाके में ना एक खुशी की लहर सी दौड़ जाती है। वाकई ये तो बहुत दिलचस्प है कि एक उत्सव के अंदर इतनी सारी परतें हैं। और अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। इस उत्सव की शुरुआत कैसे हुई, इसकी कहानी। ये कहानी हमें ले जाती है पूर्वी भारत के एक मशहूर किले रोहतासगढ़, और वहाँ के उरांव आदिवासियों के राजा थे इदास। उनके समय में ये सिर्फ एक कहानी नहीं लगती, बल्कि जैसे विस्थापन, संघर्ष और फिर से उठ खड़े होने का एक बयान हो। कहानी कुछ यूं है कि बहुत पहले रोहतासगढ़ किले पर दुश्मनों ने हमला कर दिया और काफी लंबा संघर्ष चला। लेकिन जब उरांव आदिवासियों को लगा कि अब किला बचाना मुश्किल है,
तो उन्हें मजबूरन अपना घर-बार छोड़ना पड़ा और वो दक्षिण की तरफ भागे, मतलब आज का जो झारखंड का जंगली इलाका है उस तरफ। हाँ, और ये कोई आसान सफर नहीं था। जब दुश्मन किले के अंदर घुस आए तो राजा रानी कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ एक गुप्त रास्ते से निकले। दस्तावेज बताता है कि वो कोयल नदी जिधर से निकलती है उस तरफ बढ़े और छोटा नागपुर के घने जंगलों में, ऊंची नीची पहाड़ियों में उन्होंने शरण ली। सोचिए जरा कितना मुश्किल रहा होगा अपना सब कुछ छोड़कर एक अनजान भविष्य की तरफ बढ़ना। तो इसी मुश्किल सफर में वो एक छोटी नदी, झरिया कहा गया है उसे, उसके किनारे पहुंचे और वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा, बहुत पुराना करम का पेड़ देखा। वो इतना घना था, इतना फैला हुआ था कि उन्हें लगा कि हाँ, इसके नीचे हम सुरक्षित रह सकते हैं, छिप सकते हैं। एक तरह से आसरा मिला उन्हें वहां। उस समय उनकी जिंदगी पूरी तरह जंगल पर ही निर्भर हो गई थी। वो कंदमूल, मतलब जंगल की जड़ें, फल, वो खाकर गुजारा कर रहे थे और उसी झरिया का साफ पानी पीते थे, इस्तेमाल करते थे। प्रकृति ही सहारा थी। और यहीं से उस करम के पेड़ का महत्व बढ़ना शुरू होता है। वो लोग रोज सुबह उस नदी के साफ पानी से और जंगल से लाए फल फूलों से उस बड़े करम पेड़ की जड़ों की पूजा करने लगे। धीरे धीरे वो पेड़ उनके लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं रहा, वो करम देवता का रूप बन गया, आश्रय देने वाला, जीवन बचाने वाला। वो उसी पेड़ के नीचे सोते थे, खाते पीते थे, अपनी जिंदगी जी रहे थे। वो पेड़ उनके लिए एक तरह से सुरक्षा और निरंतरता का प्रतीक बन गया। कहानी आगे बढ़ती है। कहते हैं कि दुश्मनों ने पीछा करने की कोशिश तो की, लेकिन छोटा नागपुर का वो जंगल इतना घना, इतना पहाड़ी और दुर्गम था कि वो उन्हें ढूंढ ही नहीं पाए। तो धीरे धीरे कई महीने बीत गए और दुश्मनों का डर भी कम हो गया। अब उन लोगों ने सोचा कि भाई, जिंदगी चलाने के लिए सिर्फ जंगल पर निर्भर रहना तो काफी नहीं है, कहीं और जाकर कुछ काम धंधा ढूंढना चाहिए। उस समय भादो महीने का शुक्ल पक्ष चल रहा था, तो उन्होंने तय किया कि इसी शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम यहाँ से विदा लेंगे और एक विदाई समारोह करेंगे। और ये विदाई समारोह भी बड़ा खास था। उस एकादशी के दिन सब लोगों ने उपवास रखा। उन्होंने पूरी श्रद्धा से, भक्ति से कर्म देवता यानी उस पेड़ की पूजा की। पूजा के बाद एक बड़ा उत्सव हुआ, खूब खाना पीना, नाचना गाना। दस्तावेज में एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि लोगों का नाचना गाना, उनकी खुशी इतनी ज्यादा थी कि लग रहा था मानो करम पेड़ की डालियां भी उनके साथ मस्ती में झूम रही हों। ये दिखाता है प्रकृति और इंसान के बीच कितना गहरा तालमेल था। हाँ, बिल्कुल। तो वो लोग एकादशी से लेकर अगले दिन तक उसी खुशी में, उत्सव में डूबे रहे। फिर जब तीसरे दिन विदा लेने का समय आया तो सब ने उस करम पेड़ यानी करम देवता से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे करम देवता, आपने मुश्किल में हमें हर तरह से सहारा दिया, हम इसके बदले आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। कहते हैं कि करम देवता उनकी विदाई की बात सुनकर दुखी तो हुए, पर उनकी मजबूरी भी समझते थे। तब करम देवता ने उनसे कहा, और यही बात इस परंपरा की नींव बनी, ठीक है, तुम लोग खुशी खुशी जाओ, रास्ते में मुश्किलें आएंगी, पर एक बात हमेशा याद रखना, हर साल इसी भादो महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी को उपवास रखना और नियम धर्म से करम पेड़ की 3 डालियां काट कर लाना। फिर पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करना और खूब उत्सव मनाना। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम भी हर साल तुम्हारा करम उत्सव देखने जरूर आएंगे। इस वचन को सुनकर सबने करम देवता को प्रणाम किया और वहां से निकल पड़े अपनी नई जिंदगी की तलाश में। इसके बाद राजा रानी ने कुछ लोगों को तो अपने साथ रखा, पर बाकी लोगों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया ताकि वो अपना जीवन चला सकें, कमा खा सकें। और साथ ही ये हुक्म दिया कि हर साल भादो शुक्ल एकादशी को उपवास रखकर कर्मा यानी करम का ये उत्सव जरूर मनाना है। और चूंकि ये आदेश एक तरह से पूरे राजपाट, पूरे इलाके के लिए था, तो धीरे धीरे ये नियम पूरे छोटा नागपुर में फैल गया। इसी वजह से इसे राजी करम यानी राज्य का करम कहा जाने लगा। हालांकि ये भी बताया गया है कि समय के साथ अलग अलग गांवों में अपनी सहूलियत से या लोकल परंपराओं के हिसाब से करम मनाने की तारीख या तरीके में थोड़े बदलाव भी आए हैं, जो कि लोक परंपराओं में अक्सर होता ही है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? यही ना कि करम सिर्फ एक फसल काटने का त्योहार नहीं है, ये एक बहुत गहरी, जड़ों तक फैली हुई आदिवासी परंपरा है जो करम देवता के जरिए प्रकृति का और उससे भी ज्यादा समुदाय की एकता का जश्न मनाती है।
इसमें खास रस्में हैं, वो जंगल से लकड़ी लाना, साथ में नाचना गाना और वो लड़कियों का जावा उत्सव। और इसकी एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी है जो उरांव आदिवासियों के विस्थापन से, एक पवित्र पेड़ से मिले सहारे से और उस पेड़ के देवता को दिए गए वचन से जुड़ी है। ये त्योहार सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये इतिहास है, पहचान है और प्रकृति के साथ इंसान का जो अटूट रिश्ता है उसका प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना? जरा सोचिए, करम की उत्पत्ति जैसी कहानियां, ये कैसे किसी समुदाय को मुश्किल हालात में, जैसे कि विस्थापन हुआ या बड़े बदलाव आए, उसमें भी अपनी पहचान, अपना इतिहास और अपने पर्यावरण के साथ अपना कनेक्शन बनाए रखने में मदद करती हैं। कैसे एक पेड़ सिर्फ पेड़ न रहकर आशा का, सुरक्षा का और सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक बन जाता है। और आज के इस आधुनिक युग में प्रकृति पूजा और ऐसे सामुदायिक उत्सवों की क्या अहमियत है, शायद ही हमें याद दिलाता है कि हम अपनी जड़ों से, अपने आसपास की दुनिया से कितने गहरे जुड़े हुए हैं और ये जुड़ाव कितना जरूरी है। ये एक सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। सपने हैं लहरें